प्रिय विद्यार्थियों, सब्जेक्ट कोड ME308 मशीन डिजाइन में यूनिट 3 डिजाइन ऑफ स्क्रू एंड बोल्ट आज हम समझेंगे। बोल्ट और स्क्रू, इसको समझते हैं। ये जो मेरे हाथ में है ये बोल्ट है और ये नट है। बोल्ट और नट ये आपने कई जगह देखे होंगे। स्क्रू जॉइंट जो होंगे, वो टेम्पररी फास्टिंग के काम आते हैं। दो कंपोनेंट को यदि अस्थायी रूप से जोड़ना है तो स्क्रू या बोल्ट काम में देते हैं। परमानेंट फास्टिंग में आपने वेल्डेड जॉइंट और रिवेटेड जॉइंट पढ़ा हुआ, वो परमानेंट फास्टनर्स हैं और स्क्रू और बोल्ट जो है ये टेम्पररी फास्टनर है। तो दो कंपोनेंट कोई भी हैं, उनको जोड़ने के लिए बोल्ट का उपयोग किया जाएगा। ये मान लीजिए कंपोनेंट 1 और ये कंपोनेंट 2 है, इनको नट और बोल्ट से जोड़ा गया है। बोल्ट के लिए कुछ बेसिक टर्म्स हम समझेंगे। ये कोई बोल्ट है, ये इसका हेड है और ये शैंक रहता है। शैंक में थ्रेड बनी होगी। ये थ्रेड पूरी लंबाई में भी हो सकती है और कुछ लंबाई में भी हो सकती है। ये पोर्शन जो है वो थ्रेड है। इसकी बनावट इस तरह से होती है। अब थ्रेड क्या है? यदि किसी सिलिंड्रिकल सरफेस पर हेलिकल ग्रूव काटे उसको थ्रेड कहते हैं। ये कोई सिलिंड्रिकल सरफेस है, उस पर हमने हेलिकल ग्रूव काटा है तो ये थ्रेड बन गई। ये डी जो है, स्मॉल डी, ये कहलाएगा नॉमिनल डाया। अब यदि इस बोल्ट में थ्रेड को टर्न करके खत्म कर दे, हटा दे, तो जो नीचे का बचा हुआ डायमीटर बचेगा DC, इसको कहते हैं कोर डाया। DC बराबर कोर डाया। तो किसी भी थ्रेड में नॉमिनल डाया और कोर डाया, दो टर्म ध्यान रखनी है। स्टैंडर्ड थ्रेड जो है, मैट्रिक थ्रेड, उसके अंदर टेबल के अंदर नॉमिनल डाया और कोर डाया का रेशियो दिया हुआ है। नॉमिनल डाया कितना है तो कोर डाया उस पर कितना होगा, ये स्टैंडर्ड टेबल मिल जाता है। वैसे अप्रोक्सीमेटली जो DC होगा, जो कोर डाया होगा DC, दिस विल बी इक्वल टू 0.84 D अप्रोक्सीमेट। ये हमको याद करना बेहतर रहेगा क्योंकि स्टैंडर्ड टेबल एग्जामिनेशन में हमको नहीं मिलेगी। तो DC बराबर 0.84 D हम याद रखेंगे और उससे कैलकुलेशन करेंगे। अब बोल्ट के अंदर स्ट्रेसेस, बोल्ट के अंदर 3 तरह के लोड आते हैं। नंबर 1 इनिशियल स्ट्रेस ड्यू टू
स्क्रूइंग अप। जब किसी बोल्ट को टाइट किया जाता है तो उसके दौरान टाइट करने के कारण बोल्ट के अंदर प्रारंभिक स्ट्रेस उत्पन्न होती है, इसको कहते हैं इनिशियल स्ट्रेस। ये कौन कौन सी टाइप की स्ट्रेस होगी? जब दो कंपोनेंट को बोल्ट के द्वारा जोड़ा गया तो जैसे ही हम नट को टाइट करेंगे, ये मान लीजिए नट है, नट को जैसे ही टाइट करेंगे तो इस बोल्ट के अंदर टेंसाइल स्ट्रेस उत्पन्न होगी। पहला टेंसाइल स्ट्रेस। इसके अलावा बोल्ट की जो थ्रेड है उस थ्रेड के अंदर शियर स्ट्रेस उत्पन्न होगी, शियर स्ट्रेस इन थ्रेड। थ्रेड के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेस उत्पन्न होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस इन थ्रेड। जब बोल्ट को हम टाइट करते हैं तो उसके अंदर एक टॉर्शन लगता है, टॉर्क लगता है। उस टॉर्क के कारण इस पार्ट में शियर स्ट्रेस उत्पन्न होगी, शियर स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्शन। जब भी किसी बोल्ट को हम टाइट करेंगे तो इसके अंदर टॉर्शन उत्पन्न होगा, उस टॉर्शन के कारण शियर स्ट्रेस उत्पन्न होगी। इसके अलावा एक स्ट्रेस और है, बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस क्यों उत्पन्न होगी? यदि किसी बोल्ट का जो हेड है वो जिस सरफेस पे टच कर रहा है तो वो हेड एक्सिस के साथ अगर 90 डिग्री एंगल उस सरफेस का नहीं है तो बोल्ट के अंदर बेंडिंग स्ट्रेस उत्पन्न होगी। तो ये 5 तरह की स्ट्रेस जो है वो इनिशियल स्ट्रेस है। रिपीट कर लेते हैं। पहली स्ट्रेस होगी टेंसाइल स्ट्रेस, टाइट करने के कारण। दूसरा थ्रेड के अंदर शियर स्ट्रेस। तीसरा थ्रेड के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेस। चौथा जो है टॉर्क के कारण बोल्ट के अंदर शियर स्ट्रेस। और पांचवा है बेंडिंग स्ट्रेस। इन सभी स्ट्रेस को एग्जैक्टली कैलकुलेशन करना संभव नहीं है, तो एक फार्मूला के द्वारा हम इसको दर्शाते हैं। तो इनिशियल फोर्स कहाँ होता है? इनिशियल फोर्स ऑन बोल्ट। किसी बोल्ट का इनिशियल फोर्स क्या होगा? P1 2840 D न्यूटन। D क्या है? D इज इक्वल टू डाया ऑफ बोल्ट इन mm। बोल्ट का व्यास जो है mm में रखेंगे और 2840 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग ये इनिशियल लोड आ जाएगा बोल्ट पर। दूसरा है स्ट्रेस ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। स्ट्रेस ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। किसी बोल्ट को दो ऐसे कंपोनेंट को जोड़ने के काम में लिया गया है जिसके अंदर कोई अन्य लोड है। जैसे सपोज ये कोई सिलेंडर है, किसी भी इंजन का ये सिलेंडर है, उसके ऊपर हेड लगा हुआ है। ये सिलेंडर हेड है, इसको फिक्स करने के लिए हमने इसकी परिधि में बोल्ट लगा रखे हैं और सिलेंडर के अंदर स्टीम का प्रेशर है। तो इस प्रेशर के कारण इन बोल्ट पर स्ट्रेस उत्पन्न होगी, उसको कहते हैं स्ट्रेस ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? डी मान लीजिए इफेक्टिव डाया ऑफ सिलेंडर है, तो एक्सटर्नल लोड क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू π/4 d² इंटू टी। ये एरिया गुणा
ये प्रेशर, फ्लूइड का कोई प्रेशर, ये स्टीम भी हो सकती है, ऑयल हो सकता है या वाटर हो सकता है। ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स। अब ये एक्सटर्नल फोर्स सारे बोल्ट पर कुल मिलाकर काम कर रहा है। ये बोल्ट की संख्या 4 हो सकती है, 8 हो सकती है, 6 हो सकती है, 12 हो सकती है, 24 हो सकती है, तो कोई भी संख्या हो सकती है। तो उन पूरे बोल्ट पर टोटल लोड ये है। तो प्रति बोल्ट लोड निकालना हो तो वो होगा एक्सटर्नल फोर्स ऑन ईच बोल्ट, this will be equal to pi of d square p divided by n. n is number of bolt. ये P2 हो जाएगा। तो दो तरह के लोड आ गए, इनिशियल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स ऑन ईच बोल्ट। अब स्ट्रेस ड्यू टू कंबाइंड लोड, स्ट्रेस ड्यू टू कंबाइंड लोड, लोड कहते हैं या फोर्स कहते हैं। किसी भी बोल्ट में अधिकतम लोड P होगा P1 प्लस K P2, टोटल फोर्स P विल बी इक्वल टू P1 प्लस K P2। P1 क्या है? इनिशियल फोर्स, ये होगा 2840 डी न्यूटन। और P2 जो है एक्सटर्नल लोड ऑन ईच बोल्ट, वो भी हमने समझा था। और K क्या है? K एक कांस्टेंट है। इस K का मान निर्भर करेगा कि जॉइंट के अंदर किस टाइप का कांटेक्ट है। मान लीजिए ये कोई सिलेंडर है, उस सिलेंडर के ऊपर हेड को, ये सिलेंडर हेड है और ये सिलेंडर है। बोल्ट से लगाया गया है। तो बोल्ट से लगाया के बीच में जो जॉइंट है वहां पे क्या है? वहां पे हो सकता है मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट हो। मान लीजिए कोई भी गैसकेट नहीं है। यदि कोई गैसकेट नहीं है तो K का मान क्या होगा? K इज इक्वल टू 0 to 0.25, ये होगा मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट, मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट। मशीन में कई ऐसे जगह होती है जहां गैसकेट का उपयोग नहीं होता है। इंजन में कई बार डायरेक्ट मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट होता है। उस केस में K का मान 0 से 0.25 लेंगे, 0.25 से 0.5 लेंगे हार्ड कॉपर गैसकेट। यदि हार्ड कॉपर गैसकेट लगा हुआ है तो K का मान 0.25 से 0.5 लेंगे, 0.5 to 0.75 सॉफ्ट कॉपर गैसकेट। यदि जॉइंट पर कोई सॉफ्ट कॉपर गैसकेट है तो K का मान 0.5 to 0.75 होगा और 0.75 to 1 और सॉफ्ट गैसकेट। ये गैसकेट कॉपर का नहीं होगा, कोई अन्य और भी सॉफ्ट गैसकेट यदि काम में आता है तो K का मान ये रखेंगे। इस तरह आज हमने किसी भी बोल्ट पर लगने वाली कुल स्ट्रेस समझी और उस आधार पर हम जो है क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि एक प्रश्न कर लिया जाए जो बोर्ड में आया हुआ है। ये प्रश्न मैं पढ़ लेता हूं, फिर जो डाटा दिए हुए वो हम यहाँ लिखेंगे और इस प्रश्न को हल करेंगे।
प्रश्न है, एक स्टीम इंजन के सिलेंडर हेड पर 0.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर का स्टीम प्रेशर है। तो P दिया हुआ है 0.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिलेंडर हेड को 12 बोल्ट के द्वारा सिलेंडर पर लगाया गया है, अर्थात नंबर ऑफ बोल्ट N इक्वल टू 12। जॉइंट पर सॉफ्ट कॉपर गैस्केट लगाया गया है। सिलेंडर का डाया 300 mm है। ये सिलेंडर का डाया है। बोल्ट की साइज याद कीजिए, यदि बोल्ट में स्ट्रेस 100 मेगापास्कल से ज्यादा नहीं हो। ये जो है बोल्ट की स्ट्रेस दी है, के का मान दिया है 0.5, के बराबर 0.5। अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। इनिशियल लोड P1 बराबर 2840 डी न्यूटन। इसमें डी हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन में दिया है बोल्ट की साइज ज्ञात कीजिए। P1 होगा 2840 डी न्यूटन और डी हमको दिया हुआ नहीं, ज्ञात करना है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। टोटल एक्सटर्नल फोर्स ये हो जाएगा बराबर 5/4 डी स्क्वायर इंटू पी। 4 डी का मान है 300 तो 0.7। ये टोटल लोड आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 49480 न्यूटन। ये टोटल लोड है। अब एक बोल्ट में लोड निकालना है। एक्सटर्नल लोड ऑन ईच बोल्ट, ये हो जाएगा 49480 डिवाइड बाई 12। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 4123 न्यूटन। अब फार्मूला लगाएंगे P इज इक्वल टू P1 प्लस KP2। P1 का मान ये है 2840 D प्लस K का मान है 0.5, P2 है 4123। अब एक बोल्ट की स्ट्रेंथ क्या होगी? प्रति बोल्ट स्ट्रेंथ P बराबर होगी 5/4 DC स्क्वायर इंटू सिग्मा T। ये प्रत्येक बोल्ट की स्ट्रेंथ होगी। 5/4 DC की जगह 0.84 D स्क्वायर इंटू सिग्मा T दिया हुआ 100। ये स्ट्रेंथ को इसके बराबर रखेंगे। अब इसको हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। सॉल्व करने पे डी का मान आ जाएगा, डी इज इक्वल टू 51.9 mm। तो डी हम लेंगे 52 mm। इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। नेक्स्ट पीरियड में हम एक अन्य क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू।